एक सवाल है, क्या ताजमहल को बेचा जा सकता है? सुनने में ही एकदम नामुमकिन लगता है ना? लेकिन इसका जवाब है हाँ। और सुनिए, एक बार भी नहीं। बल्कि पूरे 3 बार। जी हाँ, 3 बार। और ये अनबिलीवेबल कारनामा किया भारत के इतिहास के सबसे बड़े ठग ने, जिसका नाम था नटवरलाल। तो चलिए आज कहानी सुनाते हैं भारत के इसी सबसे महान जालसाज की। एक ऐसा आदमी जो एक जीती जागती कहानी बन गया। उसका असली नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, पर दुनिया ने उसे जाना उसके सबसे मशहूर नाम नटवरलाल से। आप सोचिए, उसका असर इतना गहरा था कि नटवरलाल शब्द ही मतलब धोखेबाज का सिनोनिम बन गया। आज भी अगर कोई बहुत शातिर तरीके से ठगी करता है तो लोग कहते हैं बड़ा नटवरलाल बन रहा है। उसने तो जैसे धोखे को एक आर्ट बना दिया था। अब जरा इसके कारनामों के आंकड़ों पर गौर कीजिए, दिमाग घूम जाएगा। असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, पर उसने 50 से ज्यादा नकली नाम रखे। उसे सजा हुई कुल 113 साल की, पर जेल में रहा सिर्फ 20 साल। क्यों? क्योंकि वो 9 से 10 बार जेल से फरार हो गया। और सबसे मजेदार बात, वो एक थॉट क्रिमिनल था। मतलब उसने कभी हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ अपने दिमाग का। तो सवाल ये है कि आखिर एक स्टेशन मास्टर का सीधा साधा बेटा जालसाजी का शहंशाह बना कैसे? चलिए देखते हैं कि इस ठग का जन्म कैसे हुआ। कहानी शुरू होती है बिहार के बांगरा गांव से। पिता स्टेशन मास्टर थे, तो मिथिलेश को बचपन से ही सरकारी कागजात और रेलवे के कामकाज की अच्छी खासी समझ हो गई। और यहीं से उसके अंदर का शातिर दिमाग जागा। उसने पहली बार अपने पड़ोसी के सिग्नेचर की हूबहू नकल की और उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए। फिर वो कलकत्ता भाग गया और वहां भी फर्जी दस्तावेजों के सहारे बीकॉम और कानून की पढ़ाई कर डाली। ये कानून की समझ उसके लिए एक दो-धारी तलवार बन गई, जिससे वो जुर्म भी करता और कानून की कमजोरियों का फायदा उठाकर बच भी निकलता। पर ये सब तो छोटी मोटी बातें थीं। नटवरलाल की असली पहचान तो उसके सबसे हैरत अंगेज कारनामों से बनी, यानी भारत की राष्ट्रीय धरोहरों को बेचना। ये ऐसी कहानियां हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। उसका तरीका बहुत ही शातिर था। वो खुद को कोई बड़ा सरकारी अफसर बताता और खास तौर पर विदेशी टूरिस्ट्स को अपना निशाना बनाता। उसके पास इतने असली दिखने वाले जाली दस्तावेज होते थे कि कोई शक ही नहीं कर सकता था। यहां तक कि वो उन पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नकली सिग्नेचर्स भी कर देता था। ये सब दिमाग का खेल था, जोर जबरदस्ती का नहीं। जरा उसका सेल्स पोर्टफोलियो तो देखिए। ताजमहल 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार बेच दिया। लाल किले को 2 बार बेचा। यहां तक कि राष्ट्रपति भवन को भी नहीं बख्शा। पर हद तो तब हो गई जब उसने संसद भवन को ही बेच दिया, वो भी तब जब 545 सांसद अंदर ही थे। मतलब दुस्साहस की कोई सीमा ही नहीं थी। और ऐसा नहीं है कि उसके शिकार सिर्फ भोले भाले विदेशी टूरिस्ट थे। अरे उसने तो भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी ठगा, जिसमें टाटा, बिड़ला और धीरूभाई अंबानी तक शामिल थे। ये दिखाता है कि वो देश के सबसे तेज तर्रार दिमागों को भी अपनी बातों में फंसा सकता था। अच्छा, किसी को ठगना एक कला है, मान लिया, पर नटवरलाल का दूसरा हुनर, वो तो उसे लेजेंड बनाता है। वो था सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेलों से भी भाग निकलना। उसे ऐसे ही नहीं, भारत का हुडीनी कहा जाता था। नटवरलाल खुद क्या कहता था, सुनिए। कोई भी जेल मुझे कैद नहीं कर सकती, क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता दिखाने के लिए हमेशा कोई ना कोई बेईमान पुलिस वाला मिल ही जाता है। उसने कभी ताकत का नहीं, हमेशा इंसान की कमजोरी यानी लालच का इस्तेमाल किया। अब सुनिए उसकी सबसे फिल्मी कहानी। 1957 की बात है, मेरठ जेल। एक साथी ने साल भर लगाकर जेलर से दोस्ती की। फिर नटवरलाल ने 5 लाख की मोटी रिश्वत का लालच दिया। उसके सेल में एक सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहुंचाई गई और नटवरलाल वर्दी पहनकर बड़े आराम से मेन गेट से बाहर निकल गया और गार्ड्स उसे सलाम ठोकते रह गए। और ट्विस्ट तो अभी बाकी था। रिश्वत वाले सूटकेस में नोटों की बस ऊपर एक परत थी, नीचे सिर्फ अखबार की रद्दी भरी थी। पर उसका आखिरी एस्केप वो तो दिमाग हिला देने वाला है। जरा सोचिए, साल था 1996। नटवरलाल 84 साल का था और व्हीलचेयर पर था। उसे इलाज के लिए कानपुर जेल से दिल्ली लाया गया और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की खचाखच भीड़ के बीच वो अपनी व्हीलचेयर से ऐसे गायब हुआ कि फिर कभी किसी को दिखाई नहीं। पुलिस के हाथ लगी तो बस एक खाली व्हीलचेयर। तो नटवरलाल था कौन, एक हीरो या एक विलेन? उसकी कहानी आज भी उतनी ही उलझी हुई है जितनी उसकी जिंदगी थी। नटवरलाल की कहानी के 2 पहलू हैं, बिल्कुल एक सिक्के की तरह। उसके गांव वाले उसे रॉबिन हुड मानते थे।
उनका कहना था कि वो अमीरों और भ्रष्ट लोगों को लूटकर गरीबों की मदद करता था। वो लोग तो उसकी मूर्ति तक बनवाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की नज़रों में वो एक शातिर अपराधी था, जिसने हमदर्दी पाने के लिए ये रॉबिन हुड वाली इमेज खुद बनाई थी। और हाँ, बॉलीवुड पर भी नटवरलाल का असर जबरदस्त रहा है। 1979 में अमिताभ बच्चन की फिल्म मिस्टर नटवरलाल से लेकर बंटी और बबली और राजा नटवरलाल तक उसकी कहानियों ने सिनेमा को हमेशा इंस्पायर किया है। आज भी कोई बड़ा स्कैम होता है तो मीडिया उसकी तुलना नटवरलाल से ही करती है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर आके रुक जाते हैं जो नटवरलाल की पूरी जिंदगी की तरह एक पहेली है। उसकी मौत आखिर हुई कब? उसके भाई ने कहा कि उसने 1996 में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन उसके वकील ने 2009 में कोर्ट में अर्जी दी कि नटवरलाल की मौत हो चुकी है। तो सच क्या है, 1996 या 2009? कौन जाने। शायद अपनी मौत की तारीख को लेकर भी दुनिया को ठगना यही था नटवरलाल का आखिरी कौन।